हेलो 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 स्टूडेंट्स, फिर से पहुंच चुके हैं पीरियोडिक टेबल लेकर के आपके प्यारे से चैनल जीनोम पे। पीरियोडिक टेबल का पहला लेक्चर हुआ था। पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा हिस्ट्री देखे थे, थोड़ा सा हम लोग देखे थे कि कैसे पीरियोडिक टेबल बनना स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा थोड़ा सब साइंटिस्ट लोग योगदान दिया था अपना कुछ ना कुछ। याद करो, पहला साइंटिस्ट का नाम था डोबेरिनर। जब हम डोबेरिनर पढ़ा रहे थे तो हम एक चीज में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, हम उसको अभी सही कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या मिस्टेक हो गया था मेरे से। डोबेरिनर ट्रायड, डोबेरिनर ट्रायड, छोटी सी बात है बट उसको सही करना जरूरी है। डोबेरिनर ट्रायड, डोबेरिनर ट्रायड हम बोले थे कि कैल्शियम से ऊपर जाकर के फेल हो जाता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 20 से ऊपर जाकर के फेल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कैल्शियम के आगे भी वैलिड है, वैलिड है। कहीं कहीं पर इनवैलिड हो जाता है और कहीं कहीं पर वैलिड होता है। समझ रहे हो बात? कहीं भी वैलिड हो सकता है, कहीं भी इनवैलिड हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि कैल्शियम के आगे जाकर के ही इनवैलिड हो। तो ये देख लो, डोबेरिनर ट्रायड का यही हमको बताना था कि ये कहीं भी इनवैलिड हो सकता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कैल्शियम के आगे जाकर के इनवैलिड हो जाए। उससे पहले भी इनवैलिड हो सकता है, उसके बाद भी इनवैलिड हो सकता है, उसके बाद वैलिड भी हो सकता है। तो डोबेरिनर ट्रायड का हो गया मामला खत्म। आगे देखिए जी, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्या, मेंडेलीव क्या बोला था उसके ऊपर में। मेंडेलीव बोला था पीरियोडिसिटी नाम का कुछ होता है। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज का वापस लौटना कुछ दूर के बाद, कुछ दूर के बाद। हिंदी में पीरियोडिसिटी का मतलब सिंपल सादा मतलब यही है कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का वापस लौटना कुछ दूर के बाद। अभी हम तुमको एग्जांपल से बताएंगे, ठीक है। अगर तुम लोग पीरियोडिक टेबल खोलो, अगर तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल है तो देखो इस तरीके कुछ पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। देखो यहां से देख रहे हैं हम लोग, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। वापस से आगे फिर हम लोग सोडियम पे। देखो लिथियम और सोडियम को एक ही कॉलम में रखे हम लोग। देखो लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप में, पोटेशियम एक ही ग्रुप में, रुबिडियम एक ही ग्रुप में। यानी कि जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे, लिथियम से बेरिलियम गए, बेरिलियम से बोरोन, बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर हम लोग देखिए कि एक ऐसा एलिमेंट आता है जिसका प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल वो लिथियम जैसा है। वो कौन था? वो था सोडियम। तो हम लोग उसको एक साथ रख दिए। इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। वापस गए, सीधा गए, सीधा गए, सीधा गए, सोडियम आ गया। यहां देखो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। देखो बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों का सेम सेम, इसलिए दोनों एक ही ग्रुप में। अभी सारा के ऊपर बात होगी कि कौन ग्रुप में क्यों किसको रखे हैं, किसका प्रॉपर्टीज कैसा है, एक साथ क्यों है, अलग अलग क्यों है, सारे के ऊपर बात होगी। हम बस पीरियोडिसिटी बताने के लिए तुम्हारा पीरियोडिक टेबल को खोलें कि एक ही ग्रुप में जो है ना, जैसे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन लोगों का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीरियोडिसिटी हम लोगों को देखने को मिलता है। और पीरियोडिसिटी तुम्हारा आकर के बताया था मेंडेलीव साहब। लेकिन मन में ये सवाल तो उठना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये प्रॉपर्टीज लौट क्यों रही हैं, आगे बढ़ने पर वापस से वैसा एलिमेंट ऐसा क्यों आ जा रहा है जिसका प्रॉपर्टीज पहले जैसा था। वाई? पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है? पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है? पीरियोडिसिटी का रीजन, उसके ऊपर में अच्छी खासी चर्चा करनी। पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है?
आज के क्लास में अगर तुम इस टॉपिक को समझ लिए, पीरियोडिसिटी का रीजन को अगर तुम लोग समझ लिए, तो केमिस्ट्री में आगे बहुत आसानी होने वाली है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है? इसका रीजन है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एकदम डिटेल से लेके चलेंगे, जीरो से एक अच्छे लेवल तक लेकर के चलेंगे। देखो जी, देखो, अगर आप लोगों को एटम के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो एक एटम कुछ इस तरीके का होता है, ये उसका न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये तुम्हारा न्यूक्लियस एटम का। न्यूक्लियस के अंदर में तुमको देखने को मिलता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये एक न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम लोग E माइनस बोलते हैं, E माइनस, वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है, एक जगह पे रुका हुआ नहीं रहता है। ठीक है, यहां पर भी तुमको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे घूमता है उसको हम लोग बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? शेल। ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं शेल। जिस ऑर्बिट पे ये घूम रहा है, जिस पाथ पे ये चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं शेल। ठीक है जी, शेल बोलते हैं। अब देखो, हर एलिमेंट के पास में अपना अपना कुछ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, इसके पास इतना है। इसको कैसे याद रखोगे? इसका हम एक लिस्ट अपलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इसके पास में इतना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में इतना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में इतना इलेक्ट्रॉन है। कहां तक याद रखना है? हाइड्रोजन टू कैल्शियम, एकदम याद रखना है। अब देखो, कोई भी एलिमेंट को जब तुम रिप्रेजेंट करते हो, तो कैसे करते हो? मान लो एक एलिमेंट है कार्बन, ठीक है, C। तुम ध्यान देना, कार्बन के नीचे साइड पर एक नंबर लिखा रहता है 6, और ऊपर साइड पे एक नंबर लिखा रहता है 12। अब ये 6 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, 12 क्यों लिखा हुआ है? देखो, 6 का क्या मतलब है, 12 का क्या मतलब है। C6 जो नंबर नीचे लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम लोग स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल z। और जो ऊपर नंबर लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, और उसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ऐसा तुम लोग को सोचने में लगेगा कि एटॉमिक नंबर को कैपिटल A से क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मास नंबर को कैपिटल A से करेंगे, एटॉमिक नंबर को स्मॉल z से करेंगे। देखो, C6 12। अब यहाँ पे 6 क्यों लिखा हुआ है, 12 क्यों लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, मास नंबर किसको बोलते हैं? अभी देखो क्या होता है। देखो, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर में कितना प्रोटॉन है, किसका? कार्बन का। ये तुमको बताएगा एटॉमिक नंबर, उसका Z। यानी कि कार्बन के अंदर में 6 प्रोटॉन है यहाँ न्यूक्लियस के अंदर में, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 6 लिखे हम यहाँ पे नीचे में। मास नंबर किसको बोलते हैं? मास नंबर। ये देखने में तो बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन अगर इसको तुम लोग नहीं समझे तो आगे बहुत कंफ्यूजन होगा। तो ध्यान से सुनिए, मास नंबर किसको बोलते हैं? मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। मास नंबर का मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके
दोनों एक साथ न्यूक्लियस के अंदर में कितना है, इन दोनों को जोड़ करके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सिर्फ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, सिर्फ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर। तो बताओ कार्बन के मास नंबर कितना है, 12, यानी कि उसके अंदर में 6 प्रोटॉन तो है ही और 6 न्यूट्रॉन भी है उसका न्यूक्लियस में। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। और एक मजे की बात हम यहां पे लिखना ये चाहेंगे, इफ एटम इज न्यूट्रल, इफ एटम इज न्यूट्रल then number of proton equal to number of electron। क्या तुमको इसके ऊपर में कुछ प्लस माइनस दिख रहा है? कार्बन के ऊपर में +1 +2 +-1 कुछ नहीं दिख रहा। अगर उसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है यानी कि वो न्यूट्रल है, तुम बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसके ऊपर में और चर्चा होगी इसलिए हम इसको थोड़ा सा बता रहे हैं। अभी ध्यान देने वाली ये बात है कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, दोनों को जोड़ करके कितना है। ठीक है, आगे देखो। अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए कार्बन ही उठाएं, कार्बन का होता है C612, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बता दो तो Np, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6 है। बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? मास नंबर अगर 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर में तुम्हारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और इसमें सिर्फ प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसको इससे घटा दो, 12 - 6। और अगर तुमको इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं दिख रहा, प्लस माइनस कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल लिख सकते हो। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6। अब हम लोग को देखना है कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, किस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, देखो जी, बनाओ न्यूक्लियस। ये बना दिए हम लोग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अपना आराम से चिल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। थोड़ा सा गंदा बना है स्टिल, काम चला लेना। देखो तुमको अगर याद हो तो हम ऑर्बिट को शेल बोले थे, याद है? याद है, ऑर्बिट को हम शेल बोले थे। और इस शेल का अलग अलग नाम है। जो शेल सबसे करीब होता है न्यूक्लियस के, देखो ये वाला सबसे करीब है, ये वाला शेल, ये वाला ऑर्बिट, उसका नाम होता है के। उसके बाद वाला का एल, उसके बाद वाला का एम। ऐसे तुम जा सकते हो के एल एम एन ओ तक जा सकते हो आराम से। बट न्यूक्लियस के जो सबसे करीब है उसको बोलोगे के, उसके बाद वाले को एल, उसके बाद वाले को कैपिटल एम, सारा कैपिटल है, के एल एम। इसका नंबर को हम लोग लिखते हैं n = 1, इसको हम लोग लिखते हैं n = 2, इसको लिखते हैं हम लोग n = 3। ये सिंपली इसका नंबर है बस कि कितना नंबर पे प्रेजेंट है। n = 1 वाले को k बोलो, n = 2 वाले को l बोलो और n = 3 वाले को m बोलो। तो ये सारा ऑर्बिट्स है। अब इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व करने वाला है, बट किसमें कितना होगा ये तुमको अभी हम बताने वाले हैं। ये अभी तुमको बताने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ शेल। देखो जी, जो के शेल है, जो एल शेल है और जो एम शेल है, उसका अपना अपना कुछ कैपेसिटी है कि वो इतना ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कौन कितना रखेगा उसके लिए एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला है? देखो, उसके लिए फॉर्मूला आता है 2n का स्क्वायर। क्या? 2n का स्क्वायर। अगर हम के शेल के लिए लिखें 4 शेल, के के लिए अगर हम लिखें तो के के लिए क्या लिखोगे? n = 1 पुट करके देखो, 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि
L के लिए करो 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। M के लिए करो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 नवा 18। यानी कि K शेल में कैपेसिटी कितना है इलेक्ट्रॉन का, 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। L शेल में कैपेसिटी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। M शेल का 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से तुम कैपेसिटी चेक कर सकते हो कि एक ऑर्बिट में, एक शेल में, पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, आगे ऐसे जा सकते हो तुम। 32 आएगा उसके बाद। करके देखना, 4 के लिए पुट करके देखना, N के लिए पुट करके देखना। यानी कि K शेल में तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है मैक्सिमम। लो L शेल में कितना हो सकता है, L शेल में 8 हो सकता है, 8 हो सकता है इस तरीके से। और M शेल में कितना हो सकता है, 18। लेकिन सर आप तो शुरू किए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप ये कहाँ लेकर के आ गए हमको, शेल, ऑर्बिट, K, L, M, N कैपेसिटी बता रहे हैं। यहीं से निकलने वाला है तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहीं से निकलने वाला है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे क्या पढ़ाने जा रहे हैं तुम लोगों को, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल समझ गए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ जाओगे, वैलेंस शेल समझ गए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ जाओगे। हम लोग लेकर के चलते हैं कार्बन को ही, क्योंकि कार्बन अपना फेवरेट है और कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होगा, तो क्यों ना हम लोग कार्बन को दोनों, एक तीर से 2 निशाना कर लें। है देखो कार्बन C612, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। अब इसके लिए हम लिखते हैं K, L और M। ये याद करो K का कैपेसिटी कितना था, 2। K का कैपेसिटी बोलो K का कैपेसिटी 2, तो तुम उसमें K के लिए 2 दे दो। अब बताओ 6 में से तुम K को 2 दे दिए, बचा कितना, 4। L को 4 दे दो, बोलो L का कैपेसिटी कितना था, 8। कैपेसिटी है और, बट तुम अभी दिए हो 4 ही। M के पास तो कुछ गया ही नहीं, तो तुम्हारे पास K शेल में गया 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में गया 4 इलेक्ट्रॉन। और जिस शेल में लास्ट में तुम इलेक्ट्रॉन डाले हो उसी को तुम बोलोगे वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, बोलो L शेल में लास्ट में डाले इलेक्ट्रॉन, क्या M शेल में इलेक्ट्रॉन गया, नहीं गया। K शेल में इलेक्ट्रॉन गया, हाँ गया, लेकिन उसके बाद भी तो L शेल में डाले इलेक्ट्रॉन। तो जिस शेल में लास्ट में तुम इलेक्ट्रॉन डालोगे उसको वैलेंस शेल बोलोगे, और वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा तुम उसको बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तुम उसको बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं लास्ट शेल equals to वैलेंस शेल, equals to वैलेंस शेल, और लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन equals to वैलेंस इलेक्ट्रॉन, equals to वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बता दो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, अरे भैया लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अब हम फिर से पीरियोडिक टेबल खोल रहे हैं, इसका वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1, 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 इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2। अब समझ में आ रहा है क्या दोनों एक ही ग्रुप में क्यों है, ये सारा एक ग्रुप में क्यों है, ये एक ग्रुप में क्यों है, ये एक ग्रुप में, एक ग्रुप में क्यों है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे का सेम है। तुम देख लो निकाल करके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनेसीन, सारा का तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम दिखेगा। सारा का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने भी सिखा दिए, कैल्शियम तक तो तुमको याद करके चलना पड़ेगा बाबू। कैसे बता रहे थे हम लोग, कैसे बता रहे थे, तुमको याद क्या रखना होगा, तुमको ये दोनों याद रखना होगा कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना होता है, तभी तुम उस तरीके से उसका वैलेंसी निकाल पाओगे और तुम बता पाओगे कि हाँ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए ये लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। यही वजह है पीरियोडिसिटी का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सेम हो जाना। अब देखो एक एग्जाम्पल देकर के क्लास को एंड कर देंगे। एग्जाम्पल क्या है,
पहला ग्रुप, अभी ग्रुप और पीरियड पे हम आएंगे, घबराना नहीं है। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। अरे पूरा याद है भैया, हम भी याद करा देंगे तुम लोगों को, टेंशन मत लो। हेलिना की रब से फरियाद, ये सारा एक ग्रुप में प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि इन सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, इसीलिए इन सारे का प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है। और इन सारों को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AM लिखते हैं। लोथरमेयर का कर्व याद करो। अब बताओ AM कहां पे आता है कमेंट सेक्शन में फटाफट से। तो आज इसके साथ में अल्कली मेटल्स के साथ में आज से क्लास किया जाता है खत्म। इसी के साथ आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या आप लोग पीरियोडिक टेबल को समझ रहे हो, और अगर कोई टॉपिक में तुम लोगों को लगता है दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।